नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे आज मूल अधिकार की। नागरिकता हालांकि टॉपिक डाल रखा है, उसको सही करा देंगे। मूल अधिकार आज का टॉपिक रहने वाला है। पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मूल अधिकार। यहाँ पर हम मूल अधिकार के बारे में बात करेंगे। मूल अधिकार, चलिए, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। अब आप मुझे बताइए सर, फंडामेंटल, आप मुझे यहाँ पर बताएंगे जी फंडामेंटल राइट्स। चलिए, बहुत बढ़िया, फंडामेंटल राइट्स। यहाँ हम इनको पढ़ेंगे और हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि सर जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार की जो व्यवस्था है, ये भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है, कब ली गई है, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे। तो जल्दी जल्दी से आ जाइए सारी चीज़ें। चलिए, आशा है आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। देखिए, मूल अधिकार की बातें होंगी और मूल अधिकार में हमें ये पता करना है कि सर जो मूल अधिकार है, इसकी प्रेरणा हमें कहाँ से मिली है, ये कहाँ से प्रेरित है, ये इंस्पायर्ड कहाँ से है, इंस्पायर्ड कहाँ से हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि सर ये कहाँ से इंस्पायर्ड हैं। आप कहेंगे सर अमेरिका के संविधान से। कहाँ से मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से इंस्पायर्ड हैं? अमेरिका से। तो आपने ये पढ़ लिया कि सर फ्रॉम यूएसए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। हमें ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए कि सर अमेरिका का जब संविधान बना था तब तो मूल अधिकार थे नहीं अमेरिका के संविधान में। इन्हें बाद में अमेरिका के संविधान में, नहीं, नागरिकता हमने कंप्लीट कर लिया था ना, नागरिकता तो हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना? हाँ जी, चलिए, नागरिकता हमने कंप्लीट कर लिया था। हम यहाँ पर बात करेंगे मूल अधिकारों के बारे में कि सर जो मूल अधिकार हैं ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। अमेरिका का संविधान कब बना था? जल्दी से बताइए, अमेरिका का संविधान बना कब बना है? आप कहेंगे 1787 में। लागू कब हुआ है? लागू कब हुआ अमेरिका का संविधान? लागू हुआ 1789 में। लेकिन इसमें मूल अधिकार कब जोड़े गए? मूल अधिकार कब जोड़े गए हैं बताइए? मूल अधिकार जोड़े कब गए थे? जोड़े गए, चलिए बता दीजिए। आप कहेंगे सर मूल अधिकार कब जोड़े गए? तो यहाँ पर मूल अधिकार जोड़ दिए हैं कब? तो फटाफट से बताइए, 1791 में। ठीक है, यानी कि अमेरिका का जो ओरिजिनल संविधान था उसमें मूल अधिकार नहीं थे। अमेरिका के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकार नहीं थे। ठीक है, हम बात करते हैं कि सर भारतीय संविधान में, हम यहाँ पर बात करते हैं कि सर भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान में इन्हें कहाँ रखा गया है, किस भाग में शामिल किया गया है भारतीय संविधान की? तो ये संविधान के भाग 3 में, किस में? आप कहेंगे सर पार्ट 3 में। ठीक है जी, भाग 3 में। और आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल होगा कहाँ से? 12 से लेकर 35 तक। कहाँ से? 12 से लेकर 35 तक। क्या ये सारे पॉइंट आप लोगों ने पढ़ लिए? ठीक है, हमने यहाँ तक बातें करनी है कि सर 12 से लेकर 35 तक जो ये भाग 3 है, भाग 3 को क्या कहते हैं? इसे संविधान का मेग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। जल्दी जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि सर इसे संविधान का मेग्ना कार्टा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या कारण है? आप मुझे बताइए सर, संविधान का मेग्ना कार्टा। ठीक है, यहाँ पर मेग्ना कार्टा, मेग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
तो क्या यहाँ तक हम लिख लेंगे कि मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है? चलिए सिंपल सी बातें हो गई कि सर क्यों कहा जाता है मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा का मतलब है जहाँ पर अधिकारों की चर्चा की जाए उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, क्या ये सारी चीज़ें आप लोग लिख पाएंगे? अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सर ये जो मैग्ना कार्टा है इसका मतलब क्या होगा? मैग्ना कार्टा जहाँ अधिकारों की बात की जाए, जहाँ अधिकारों की बात हो, चाहे वो मूल अधिकार हो, चाहे वो शिक्षा के अधिकार हो, कोई भी हो, जहाँ अधिकारों की चर्चा हो, जहाँ अधिकारों की चर्चा होगी वहीं मूल अधिकारों की चर्चा हो या शिक्षा के अधिकारों की चर्चा हो, उस चीज को मैग्ना कार्टा कहते हैं। जैसे आप समझिए, ऐसे समझिए कि भैया हमने पढ़ा था कि जब चार्ल्स वुड के द्वारा शिक्षा में सिफारिश करने की जो सिफारिशें थीं जो पेश की गई थीं उन्हें वुड डिस्पैच कहा गया, और वो जो वुड डिस्पैच थी शिक्षा में सुधार की सिफारिश थी चार्ल्स वुड के द्वारा पेश की गई थी जिसे वुड डिस्पैच कहा गया, उन्हें ही शिक्षा का मैग्ना कार्टा कह दिया। क्या कह दिया? मैग्ना कार्टा कह दिया। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात आ गई, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ से प्रेरित है? आप कहेंगे सर अमेरिका से। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। कौन से आर्टिकल हैं? 12 से 35 तक हैं। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? भाग 3 को कहते हैं। किसे कहते हैं? भाग 3 को कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या यहां तक चीजें हो गई? ठीक है, चलिए ये आपने लिख लिया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। जहाँ भी शिक्षा के अधिकारों की बात हो, जहाँ स्थानीय स्वशासन के अधिकारों की बात हो, जहाँ मूल अधिकारों की बात हो, वहाँ पर हम कहेंगे कि सर वो मैग्ना कार्टा है। क्या है जी? मैग्ना कार्टा, चाहे वो किसी भी प्रकार के अधिकारों की बात हो। अब बात आती है, इतना तो आपने लिख ही लिया होगा, बात आती है कि सर मूल अधिकारों का विकास, मूल अधिकारों का विकास। अगर मैं बात करता हूं सर मूल अधिकारों का विकास विश्व में सबसे पहले कहाँ हुआ? मूल अधिकारों का विकास, चलिए बता दीजिए कि सर इनका जो विकास है ये कहाँ पर होता है? डेवलपमेंट कहाँ पर होता है? जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा सर। जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट, आप कहेंगे सर डेवलपमेंट, यहाँ हम पढ़ लेंगे सर डेवलपमेंट। इसमें हमने पढ़ना है कि डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए विश्व की बात हो रही है तो कौन साथी बताएंगे कि सबसे पहले मूल अधिकार किस देश में दिए गए थे? किस देश में दिए गए थे? भाग 3 के नीचे लिखा है 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, 12 से 35 तक अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल। आर्टिकल नहीं समझ पाए आप? अनुच्छेद बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है जी। देखिए ब्रिटेन एक देश है जिसने हमारे ऊपर भी भैया क्या किया है? शासन किया है। हम ब्रिटेन के क्या रहे हैं? आप कहेंगे सर हम ब्रिटेन के क्या रहे हैं? तो आप कहेंगे सर ब्रिटेन के हम गुलाम रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी होती हैं। अब यहाँ पर हमने बात करना है कि सर ये बताइए, ये सारे पॉइंट तो बहुत अच्छे हो गए, सारे पॉइंट तो बहुत शानदार हो गए कि साहब ये तो हमने पढ़ ही लिए थे। हुआ क्या कि ब्रिटेन में एक राजा थे जिनका नाम था सर जॉन। क्या नाम था जी उन राजा का? आप कहेंगे सर उन राजा का नाम हुआ करता था सर जॉन। तो यहाँ पर हम कहेंगे 1215 में, 1215 में ब्रिटेन के राजा थे, 1215 में ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे। क्या नाम था जी? ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज, ब्रिटेन के राजा जॉन। ठीक है, ब्रिटेन के राजा थे जॉन, राजा जॉन द्वारा, किंग जॉन द्वारा ब्रिटेन में मूल अधिकारों का, किसका भैया? मूल अधिकारों का एक घोषणा पत्र जारी किया। क्या किया? मूल अधिकारों का एक लिखित दस्तावेज पेश किया। मूल अधिकारों का एक लिखित दस्तावेज पेश किया। ठीक है जी, क्या? एक लिखित दस्तावेज पेश किया।
लिखित दस्तावेज यानी कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट पेश कर दिया। क्या कर दिया जी? हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि सर 1215 में ब्रिटेन के राजा जॉन द्वारा ब्रिटेन में मूल अधिकारों का एक लिखित दस्तावेज यानी कि रिटर्न डॉक्यूमेंट पेश किया। ठीक है, रिटर्न डॉक्यूमेंट पेश किया। चलिए, ये बातें हमारी हो गई। रिटर्न डॉक्यूमेंट पेश कर दिया यानी कि ब्रिटेन में सबसे पहले मूल अधिकारों की बात हुई, मूल अधिकारों की बात हो गई। अब यहां पर क्या आता है, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है कि सबसे पहले मूल अधिकार फंडामेंटल राइट किस देश में दिए गए? आप कहेंगे ब्रिटेन में। कब? 1215 में। कौन था राजा? किंग जॉर्ज था, किंग जॉन था, किंग जॉर्ज फिफ्थ था। तो आप कहेंगे सर किंग जॉन था। क्या था जी? किंग जॉन। ठीक है, यहां पर हमने बात कर ली कि सर किंग जॉन के द्वारा क्या नाम था राजा का? तो राजा का नाम था किंग जॉन। इनके द्वारा भैया मूल अधिकार दे दिए जाते हैं। उसके बाद भैया 1600, आप कहेंगे सर 1689 में 1689 में ब्रिटेन में एक डॉक्यूमेंट और पेश हुआ, दूसरा लिखित दस्तावेज भैया वहां पर पेश हो जाता है। क्या हो जाता है जी? आप कहेंगे सर 1689 में एक लिखित दस्तावेज पेश किया गया। जब लिखित दस्तावेज पेश किया गया, बिल ऑफ राइट पेश किया गया, जिसे मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में कहा गया। तो आप कहेंगे सर 1689 में सेकंड डॉक्यूमेंट जो लिखित दस्तावेज था, डॉक्यूमेंट ब्रिटेन में पेश हुआ। ठीक है, ब्रिटेन में पेश हुआ। ठीक, और जो सेकंड डॉक्यूमेंट था इसका नाम क्या दिया गया? इसका नाम दिया गया बिल ऑफ राइट। क्या नाम दिया गया? बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, हिंदी में भी इसे बिल ऑफ राइट्स ही लिखेंगे क्योंकि अंग्रेजों को हिंदी थोड़ी आती थी, तो इसे भी क्या कहा गया? बिल ऑफ राइट कहा गया, अधिकारों का विधेयक, बिल ऑफ राइट्स। चलिए, बिल ऑफ राइट्स यहां पर हम पढ़ सकते हैं, ये पेश कर दिया गया। जब ये पेश हुआ तो भैया इसके बाद 1600, उसी समय फ्रांस में क्रांति चल रही थी। फ्रांस के एक राजा हुआ करते थे लुईस 16। क्या नाम था? आप कहेंगे सर लुईस 16। जो लुईस 16 है, लुईस 16 क्या करता है? लुईस 16 वहां पर जो जनता है उनके अधिकारों को रोकता है, अधिकार नहीं देना चाह रहा है। लुईस 16 को वहां की जनता ने, जो फ्रांसीसी क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुईस 16 को फांसी पर चढ़ा दिया। क्या कर दिया? लुईस 16 को फांसी पर चढ़ा दिया। ठीक है जी, भैया मैं हिंदी इंग्लिश लिख ही रहा हूँ। मूल अधिकारों को फंडामेंटल राइट मैंने लिख ही दिया। ठीक है, दस्तावेज को डॉक्यूमेंट मैंने लिख ही दिया है। ठीक है, अब बात आती है फ्रांस की। तो फ्रांस में एक राजा हुआ करता था, फ्रांस में एक राजा हुआ करता था। क्या नाम था जी उस फ्रांस के राजा का? फटाफट से बताइए कि सर फ्रांस में जो राजा था, क्या नाम था उस राजा का? तो आप कहेंगे सर फ्रांस का एक राजा था लुईस 16। क्या नाम था? लुईस 16। लुईस 16 को फांसी हो जाती है। क्या हुई भैया? फांसी हुई क्योंकि जनता ने इसको फांसी पर चढ़ा दिया। जनता को ये अधिकार नहीं दे रहा था। हालांकि ये फ्रांस क्रांति है, फ्रेंच क्रांति है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जिसमें राजा को ही फांसी पर चढ़ा दिया गया। जब राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया है, उसके बाद क्या हुआ? 1789 में फ्रांस में घोषणा पत्र आता है, एक मैनिफेस्टो आता है। मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा हो जाती है, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। कि सर फ्रांस में क्या किया गया? यहां पर फ्रांस में एक घोषणा होती है 1789 में, 1689 में। कब? 1689 में यहां पर एक घोषणा हुई। किसकी घोषणा हो गई? आप कहेंगे सर एक घोषणा होती है
एक भैया मैनिफेस्टो लाया जाता है और इस मैनिफेस्टो में क्या लिखा था? इसमें लिखा था जी मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा। ठीक है, मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा। किसकी? अधिकारों की घोषणा। ठीक है जी, चलिए घोषणा। यहां पर हम इन चीजों को लिख रहे हैं, इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर द डिक्लेरेशन, आप मुझे बताइए लिख सकते हैं या नहीं? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड वुमन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन कि फ्रांस में मौलिक अधिकारों से संबंधित एक घोषणा पत्र जारी किया गया था। यह घोषणा पत्र कब जारी किया गया? आप कहेंगे सर ये घोषणा पत्र कब जारी किया गया फ्रांस में? तो ये सारी चीजें हमने लिख ली। यहां पर किसी को कोई दिक्कत वाली बात आ रही हो तो बताइए। ठीक है, फ्रांस की बात हो रही है कि फ्रांस में 1789 में मौलिक अधिकारों से संबंधित, मानव अधिकारों से संबंधित एक घोषणा पत्र जारी किया गया है। क्या जारी किया गया? एक घोषणा पत्र जारी किया गया। यहां पर आप लिखेंगे। अब भारत की बात आती है कि सर भारत की अगर बात होगी, आप कहेंगे सर भारत में मूल अधिकारों की मांग, भारत में मूल अधिकारों की मांग। अब यहां पर हमें बात करनी है मांग। देखिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई, बाल गंगाधर तिलक द्वारा मूल अधिकारों की मांग की गई। यहां पर आप लिख सकते हैं डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, कि सर डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया तो किसके द्वारा की जाती है? बाल गंगाधर तिलक। अब इन्होंने मांग की, हालांकि इन्होंने 1895 में एक विधेयक पेश किया था जिसका नाम था स्वराज बिल में इन्होंने क्या किया? आप कहेंगे स्वराज बिल में यहां पर इन्होंने संविधान सभा के मांग की बात की, इन्होंने मूल अधिकारों की मांग की, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की। 3-4 मांग इन्होंने उसमें रखी। ठीक है सर, भैया ये रोमन अंकों में नहीं पढ़ना आ रहा आपको, ये लुईस 16 है, लुईस 16। ठीक है, इसे लुईस 16 लिखते हैं, लुईस 16। लेकिन ये ऐसे नहीं लिखा जाता, ये ऐसे लिखा जाता है जी। रोमन अंकों में 16 लिखा हुआ है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। वहां लुईस 16 लिखा हुआ नहीं आएगा, रोमन अंकों में 16 लिखा हुआ आएगा। चलिए हमने बात यहां पर कर ली कि सर अब ये बताइए कि मूल अधिकारों का प्रस्ताव रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो आप कहेंगे सर मूल अधिकारों का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पेश किया गया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि मूल अधिकारों का जो प्रस्ताव था वो 1927 में जो मद्रास अधिवेशन चल रहा था, ठीक है, वहां पर पेश किया गया था, लेकिन पास नहीं हुआ। पास कब हुआ? कराची अधिवेशन में 1931 में। कब? कराची अधिवेशन 1931 में। यहां पर हम बात करेंगे रेजोल्यूशन कह सकते हैं इसको। क्या कहेंगे सर? रेजोल्यूशन कब पास किया गया? रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी, फंडामेंटल राइट्स। इसे कब? तो आप कहेंगे सर 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। किस में जी? आप कहेंगे सर कराची अधिवेशन में। ठीक है, सेशन ऑफ कांग्रेस अधिवेशन
आप कहेंगे सर कराची सेशन ऑफ कांग्रेस या सेशन ऑफ कांग्रेस या कराची सेशन, आप कहेंगे सर कराची सेशन ऑफ कांग्रेस, तो इसमें क्या था, यह प्रस्ताव पास हो जाता है। क्या हुआ जी, यहां पर पास हुआ कि सर ये रेजोल्यूशन यहां पर पास हुआ। अब ये बताइए कि सर कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, कौन कौन भैया बताएंगे। लाहौर या यहां पर ऐसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी, और ये भी पूछ सकते हैं कि सर ये पेश किसने किया था, ये पेश किसने किया था। चलिए हम यहां पर बात करेंगे सर, जल्दी जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए, हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन आया था इतिहास में आपके उत्तर प्रदेश एसआई में पूछा गया था कि कराची अधिवेशन किसकी शहादत के तुरंत बाद हुआ था। आप कहेंगे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की शहादत या शहीदी के बाद कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था। अब यहां पर बात आ रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, अब नेहरू जी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव का क्या किया था, समर्थन किया था। क्या ये सारी चीजें आप लोग समझ गए। चलिए पहले तो आप लिख लीजिए, इतना स्लो स्पीड में मैं करा रहा हूं, उसके बावजूद भी अगर आप धीरे धीरे लिखेंगे तो भैया क्या होगा, तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना, दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो यहां पर ये पास हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता की थी भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या यहां पर इनके लिखेंगे। और जो समर्थन था इसमें क्या हुआ था, मूल अधिकारों का प्रस्ताव, वो तो हमने लिख लिया कि सर इसमें समर्थन किसने दिया था, इस रेजोल्यूशन को समर्थन दिया था नेहरू जी ने। इनमें समर्थन कह लें, सपोर्ट कह लें, कि सर सपोर्ट किसने दी थी, सपोर्ट दी थी जी पंडित नेहरू जी ने। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। क्या यहां पर ये पॉइंट हमने लिख लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपना समर्थन दिया गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये बात आ गई सर, हमने पढ़ लिया कि भारत में संविधान का एक भाग है, कौन सा भाग है, 3, जिसमें क्या लिखे हुए, मूल अधिकारों की चर्चा की गई। क्या किया गया, मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। फटाफट से लिख लीजिए। अब यहां पर बात आती है कि सर हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने थे। भारतीय संविधान की अब बात होने लगी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात होने लगी है। भारतीय संविधान, तो आप कहेंगे सर भारतीय संविधान में, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप कहेंगे सर पहले कितने मूल अधिकार थे, तो आप कहेंगे पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे। पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कितने मूल अधिकार थे, आप कहेंगे भैया फंडामेंटल राइट्स। चलिए पहले कितने मूल अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स थे 7। हमने लिख लिया कि भैया 7 मूल अधिकार हुआ करते थे। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे वर्तमान में 6 हैं। ठीक है जी, 6 हैं। क्या किया गया यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो एक नोट आप डालेंगे, नोट आप लिखेंगे कि सर एक 44वां संविधान संशोधन किया गया। 44वां संविधान संशोधन किया जाता है और इसके माध्यम से क्या किया गया, फटाफट से बताइए। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन कि सर कौन सा संशोधन था, आप कहेंगे सर 44वां संविधान संशोधन था। ठीक है जी, कौन सा, 44वां संविधान संशोधन था, जिसके माध्यम से क्या किया गया है, जल्दी जल्दी से बताइए। हम लोग बात करेंगे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, अधिनियम 1978। चलिए 1978, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 कि सर कौन सा अधिनियम हुआ था ये, तो ये अधिनियम है 1978 का। और इसमें क्या बातें हुई हैं, इसमें क्या कहा गया, इसमें एक अनुच्छेद हुआ करता था, अनुच्छेद 19(1)(f) और एक आर्टिकल और था अनुच्छेद 31 को ये किसके थे, आप कहेंगे सर संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। ये क्या था, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। इसे हम क्या पढ़ेंगे, संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक है जी, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, यहां तक हमने लिख लिया। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी की बात यहां पर हो गई। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार, लाजवाब। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, को समाप्त कर संविधान के भाग, समाप्त कर संविधान के भाग 12 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। संविधान के भाग यानी कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 12 में नया अनुच्छेद जोड़ दिया, नया अनुच्छेद, न्यू आर्टिकल 300 का या 300A, इसे क्या कह सकते हैं, 300A जोड़कर संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया। आप कहेंगे सर जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया। संपत्ति के अधिकार को वैधानिक या लीगल राइट बना दिया, लीगल राइट बना दिया, ठीक है, वैधानिक या लीगल राइट बना दिया। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, हमने यहां पर ये पढ़ लिया कि सर भाग 12 में, हम यहां पर ये पढ़ रहे हैं कि भैया भाग 12 में क्या हो जाएगा, भाग 12 में अनुच्छेद 300 का या 300A जोड़कर जो संपत्ति का अधिकार था, जो ये संपत्ति का अधिकार था ना, इस अधिकार को क्या बना दिया गया है, इस अधिकार को हमने क्या बना दिया। चलिए आप कहेंगे सर संपत्ति के अधिकार को हमने क्या बना दिया है, तो आप मुझे बताइए। चलिए फटाफट से आप मुझे ऐसे बता सकते हैं कि सर जो संपत्ति का अधिकार था इसे हमने क्या बना दिया था, तो इसे हमने क्या बना दिया। चलिए आप कहेंगे सर संपत्ति के अधिकार को अब हमने वैधानिक या लीगल अधिकार बना दिया। एक माता पिता के यदि 4 बच्चे हैं, एक पिता के 4 संतान है, 2 बेटे हैं, एक बेटी है, और नहीं 2 बेटी 2 बेटे हैं, तो पिता की संपत्ति चारों बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाएगी। क्या किया जाएगा, बराबर बराबर बांटी जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात। यहां पर मैं बता रहा हूं कि पहले हमारे मूल अधिकारों की संख्या संविधान में 7 थी, वर्तमान में कितनी है, 6। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, 6। कौन कौन से हैं बताऊंगा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 हुआ, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 हुआ। इसमें अनुच्छेद 19(1)(f), अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको समाप्त कर दिया कि भाई संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, अब मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। अब जो संपत्ति का अधिकार है उसे भाग 3 से निकालकर भाग 12 में शामिल किया। अनुच्छेद एक नया जोड़ा, 300 का। कौन सा जोड़ा, 300 का जोड़ दिया, 300A जोड़ दिया, और संपत्ति के अधिकार को वैधानिक या लीगल राइट बना दिया। वैधानिक अधिकार भी बोल सकते हैं इसको, यहां पर वैधानिक अधिकार लिखिए, वैधानिक अधिकार यानी कि लीगल राइट बना दिया। खत्म कहानी। अब मुझे बताइए किसी को कोई समस्या है क्या। हाँ जी,
आदर्श जी, मैंने यूजीसी की एक वीडियो डाल रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैंने एक दिन क्लास में भी समझाया था, है ना। हालांकि मैंने वो इंस्टा पे भी डाल रखी है अपने, वो भी आप वीडियो देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में मैंने समझा रखा है। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हो रही। एक कैग के पीछे पड़े हुए हैं, कौन है ये? कैग क्या है? अभी मैं कैग नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, अभी मैं मूल अधिकार पढ़ा रहा हूँ, मूल अधिकार पढ़ा रहा हूँ। कैग होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एक अलग से चैप्टर है, ठीक है, वो अलग से आएगा, अनुच्छेद 148 से 151 तक, उससे हम कैग को अलग पढ़ेंगे। अभी हम मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, प्लीज इस पर ध्यान दें, प्लीज इस पर ध्यान दें, ठीक है जी, इस पर अभी ध्यान दीजिए कि भैया पहले मूल अधिकार इतने थे, अभी इतने रह गए। चलिए, अब बात आती है कि सर वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, लेकिन हैं कौन कौन से? वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, कौन कौन से हैं जी? मूल अधिकार, आप मुझे बताइए जी, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, कौन कौन से हो जाएंगे 6 मूल अधिकार? तो ये सारी चीजों को आप लोग लिखिए, सारी चीजों को आप लिखिए। एक पहला जो मूल अधिकार है ये समानता का अधिकार, किसका? समानता का अधिकार, का अधिकार, इसे हम क्या बोलेंगे? राइट टू इक्वलिटी। समानता का अधिकार, इसे हम बोलेंगे राइट टू इक्वलिटी, ठीक है जी, राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। ये कौन कौन से आर्टिकल में आएंगे? ये आएंगे जी आर्टिकल अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अब बताइए, जो समानता का अधिकार है ये कौन कौन से अनुच्छेद में, कितने अनुच्छेदों में है, कितने अनुच्छेदों में है? जल्दी जल्दी से बताइए। हाँ जी सर, यूपीएससी का तैयारी कर लें क्या? इतना यूपीपी में सिलेबस है भैया, यूपीपी में क्या हल्का क्वेश्चन आएगा क्या? अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा, अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हैं? यूपीपी में आप क्या समझ रहे हो, केवल ऐसे ही ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आ जाएगा। अब भैया लेवल बढ़ रहा है जी, लेवल बढ़ रहा है, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, आपको कैसे पता चलेगा? मैं तो चाहूँ तो मैं 1 घंटे में ख़त्म कर दूंगा ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि आपका भैया लॉस हो। हाँ, स्पीड थोड़ी सी हल्की ज़रूर है सर। कराची या लाहौर? भैया लाहौर अधिवेशन 1929 का है, कराची अधिवेशन 1931 का है, ठीक है। मैंने आपको ऑप्शन दिए थे ना, मैंने ऑप्शन दिए कि भाई लाहौर अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में किस में प्रस्ताव पास हुआ था? आप कहीं कराची अधिवेशन में प्रस्ताव पास हुआ था 1931 में, है जी। चलिए, अब मैंने कहा कि सर इसमें हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द राइट ऑफ इक्वलिटी, आप कहेंगे सर इसमें कितने अधिकारों की बात हो रही है? जल्दी से बताइए कि सर जो मूल अधिकार है समानता का अधिकार, इसमें कितने प्रकार के मूल अधिकारों की चर्चा यहां पर हो रही है? फटाफट से बता दीजिए, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से। आप कहेंगे सर यहां पर कितने मूल अधिकारों की बात हुई है? चलिए, चलिए बताइए। मेरा नाम तो जानते ही होंगे आप, अजीत सिंह, है ना, अजीत सर करके आप देखते हैं ना, अजीत सर RW है। चलिए, बहुत बढ़िया, यहां पर हमने पढ़ लिया। आप कहेंगे सर 5 हैं, इसमें 5 आर्टिकल हैं, कुछ बच्चे 4 बता रहे हैं। देखिए 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि 5 आर्टिकल हो गए। तो अब यहाँ पर हम 5 आर्टिकल हो गए। अब मैं यहीं से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ कि सर इसमें, चलिए मैं लिख देता हूँ, पहले मैं सारे आर्टिकल, पहले सारे अधिकार लिख देता हूँ। स्वतंत्रता का अधिकार, किसका जी? आप कहेंगे सर स्वतंत्रता का अधिकार। ये कौन कौन से आर्टिकल में आता है जी स्वतंत्रता का अधिकार? अब आप मुझे बताइए, स्वतंत्रता का अधिकार, तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। अब मुझे आप बता सकते हैं राइट टू फ्रीडम ये कौन कौन से आर्टिकल में है? आप कहेंगे सर 19 से लेकर 22 तक, 19 से लेकर 22 तक। चलिए, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए बताइए कि सर स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, कि सर अब बात आ जाती है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार। अब ये मुझे बताइए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आप कहेंगे सर इसमें क्या होगा? राइट
अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है जी। आप कहेंगे सर एक्सप्लॉइटेशन, क्या यहां पर आप लिखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, गलत है क्या 19 से 22, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है जी। जब ये हमारी बातें हो गई, जब ये हमारी बातें हो गई, तो यहां पर हमने बात करनी है कि सर ये आप मुझे बता दीजिए, ये आप मुझे बता दीजिए कि सर जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि सर शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 23 और 24 में, 23 और 24 में। अब बात आती है कि सर यहां पर हमें बात करनी है चौथा अधिकार क्या होगा कि भैया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अधिकार, ठीक है। हम यहां पर कहेंगे सर क्या हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। आप कहेंगे सर इसका क्या होगा, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम कहां से कहां तक है, 25 से लेकर 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक। 5वें नंबर पे आता है कि भैया किसका, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति, संस्कृति कह लें, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार कह लें, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अब ये भैया कौन कौन से आर्टिकल में 29 और 30 में है, किसमें 29 और 30 में दिया हुआ। इसमें हम पढ़ेंगे कि सर जो एजुकेशनल है, एजुकेशनल, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आप कहेंगे सर एजुकेशनल, एजुकेशनल, आप यहां पर बताइएगा सर एजुकेशनल, एजुकेशनल एंड एजुकेशनल एंड, आप ये भी बताएंगे एजुकेशनल एंड, यहां पर हम लिखेंगे सर एजुकेशनल एंड क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए कि सर कल्चरल, ठीक है जी, कल्चरल राइट्स, क्या हो जाएगा जी, कल्चरल राइट्स। चलिए यहां पर आप बताइए कल्चरल राइट्स। चलिए बहुत शानदार। यहां हम लोग बात कर रहे हैं जी 29 और 30, 29 और 30। चलिए बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, अच्छे से हम यहाँ पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये आप लोग मुझे बताएं। अब यहाँ पर बात आती है 6, जिसे हम कहेंगे सर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या बोलेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आप कहेंगे सर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है और ये आता है अनुच्छेद 32 में। अब किस किस का क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 31 कहाँ गया, किस किस का क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 31 कहाँ गया, जल्दी जल्दी से बताइए। हाँ जी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये बताइए किस किस का आर्टिकल है कि भैया जो अनुच्छेद 32 है यहाँ पर 31 आना चाहिए था, 31 क्यों नहीं आया। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, हमारा पूरा चैप्टर ही इन आर्टिकल पर बेस है, क्योंकि हम एक एक करके सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, 12 भी पढ़ेंगे, 13, 14, 15, 16 सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। किस किस का ये क्वेश्चन है कि भाई अनुच्छेद 31 कहाँ गया, तो पहले तो अपने आप को घूंसा मारो, एक एक घूंसा मारो, क्योंकि पढ़ाई में सीरियस आप हो नहीं, सीरियस आप पढ़ाई को ले नहीं रहे।
क्यों? क्योंकि भैया यहां पर क्या लिखा था जी कि 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कौन से संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। मारो जल्दी से घूसा, एक एक जल्दी से घूसा मार लो। जिन्होंने पूछा था कि मेरा क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन है, तो घूसा मार लो जल्दी से अपने आप को, एक एक, है ना। हमें पता था ना कि यहां पर समाप्त कर दिया गया। ये अच्छा क्वेश्चन था। क्या आपने नहीं लिखा? चलिए, ये आपने लिख लिया, ठीक है जी, यहां तक आपने लिख लिया। अब बात आती है सर, क्योंकि अनुच्छेद तो 12 से ही स्टार्ट हो रहे हैं ना मूल अधिकारों में, तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 में लिखा राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। परिभाषा, ठीक है जी, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं जी राज्य की परिभाषा। अब आप मुझे बताइए, राज्य की परिभाषा के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सर ये जो राज्य की परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, आप मुझे बताएंगे सर डेफिनेशन। चलिए बताइए सर, डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। ऑफ स्टेट, कि भैया राज्य जो है ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को बताता है? आप कहेंगे नहीं, राज्य हमारे नेशन की बात कर रहा है, राज्य हमारे नेशन की बात कर रहा है, हमारे राष्ट्र की बात कर रहा है, हमारे देश की बात कर रहा है। ठीक है जी, किसकी बात कर रहा है जी? हमारे देश की बात कर रहा है। क्या यहां तक हम लोग पढ़ पाएंगे या नहीं? बताइए जल्दी से, अच्छे से पढ़ लेंगे? चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। अब ये बताइए कि सर राष्ट्र का मतलब क्या है? राष्ट्र का मतलब, राज्य को हम यहां पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? राष्ट्र यानी कि नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, राज्य यहां पर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान नहीं है। राज्य हमारा यहां पर नेशन है, हमारा देश है। हमारा देश कैसे बन रहा है? भारत से। भारत सरकार इसमें आएगी, संसद आएगी। राज्य की परिभाषा में क्या क्या शामिल होंगे समझना कि सर राज्य की परिभाषा में भारत सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय, अन्य निकाय और अन्य संस्थानों से मिलकर राज्य को परिभाषित किया गया, हमारे राष्ट्र को परिभाषित किया गया। ठीक है, चलिए ये हमने यहां पर लिख लिया। अब लिखने की जरूरत तो नहीं है कि संसद, भारत सरकार, विधानमंडल, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, अन्य निकाय, उनकी जरूरत ही नहीं है। एक आर्टिकल है 13, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 की मैं बात करता हूं तो आप मुझे बताएंगे कि अनुच्छेद 13 क्या कहता है। चलिए अब मुझे बताइए, यहां पर हमने पढ़ लिया, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है राज्य द्वारा। राज्य मतलब स्टेट, और स्टेट यहां पर संसद को बोलेंगे। संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, मेरे मूल अधिकारों का क्या किया जाए? ब्रेक किया जाए। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, कोई कानून, लॉ, ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का, किसी के भी मूल अधिकारों का, जिससे मूल अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जाए, यदि इफ ऐसा कोई कानून बनाया भी गया है, ऐसा कोई कानून यानी कि लॉ, ऐसा कोई कानून यानी कि लॉ बनाया भी गया तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, यानी कि वो अपने आप ही
खत्म हो जाएगा, समाप्त यानी कि शून्य हो जाएगा, समाप्त यानी कि शून्य, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त यानी कि शून्य, जीरो हो जाएगा, यानी कि मूल अधिकार खत्म नहीं होंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमने पढ़ लिया। मूल अधिकार यहां पर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पर लिख लिए, सारी चीजें हमने यहाँ पर लिख ली, अच्छे से हमने पढ़ लिया, सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब आप मुझे बताएं कि किसी को कोई आपत्ति हो रही हो कि सर अनुच्छेद 13 को हम मूल अधिकारों का गारंटर कहते हैं। अनुच्छेद 13 को हम क्या कहते हैं? मूल अधिकारों का गारंटर कहते हैं। मूल अधिकारों का गारंटर यानी कि गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या कहते हैं जी इसको? हम गारंटर कहते हैं। चलिए, मूल अधिकारों का गारंटर कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, यहां तक हमने पढ़ लिया। इसे हम और क्या कहते हैं? अनुच्छेद 13 को हम सजग प्रहरी भी कहते हैं। सजग प्रहरी कि सर कौन से आर्टिकल को सजग प्रहरी कहा जाता है? कहा जाता है। चलिए कि सर अनुच्छेद 13 ये कहता है कि मूल अधिकारों की गारंटी दी जाएगी, क्योंकि मूल अधिकारों में लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा कानून संसद द्वारा नहीं बनाया जाएगा जिससे किसी के व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो। खत्म हो गई चीजें यहाँ पर। बताइए, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हमारी बात होगी सर समानता के अधिकारों की, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, हम तो सारे ही आर्टिकल एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे सर, हम बात करेंगे वहाँ पर जो मूल अधिकारों की बातें हैं वो कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे, मूल अधिकारों का पार्ट हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, जय हिंद।